नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप देखेंगे मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में। ठीक है, यानी कि मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई, बाबर का संक्षिप्त परिचय के बारे में हम लोग देखेंगे। बाबर के प्रमुख जो युद्ध लड़े गए उसके बारे में देखेंगे। बाबर के कितने संतान थे, क्या क्या नाम था और बाबर की मृत्यु कब हुई। पूरी इसमें हम लोग फुल नोट्स में इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जो आपके किसी भी तरह की परीक्षा में यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो इससे बाहर पूछे नहीं जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, हम लोग इसको पूरी तरह से डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि मुगल वंश की स्थापना हुई कैसे। ठीक है, तो देखिए मुगल वंश की जो स्थापना हुई थी सन 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच में पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। इस युद्ध को पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। ठीक है, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने मुगल सत्ता की स्थापना की। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो पानीपत की प्रथम जो युद्ध हुआ था वो सन 1526 ईस्वी में लड़ा गया। किनके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, और ये पानीपत का मैदान था जिसमें यह युद्ध हुआ था। और इसमें क्या हुआ, इब्राहिम लोदी जो था ये मारा गया। ठीक है, और उसके बाद बाबर ने मुगल सत्ता की स्थापना की। जब इब्राहिम लोदी हार गया तब जाकर के बाबर ने जीत हासिल की और यहाँ पे उसने क्या किया, मुगल सत्ता की स्थापना कर ली। ठीक है, पानीपत का युद्ध भारतीय इतिहास का प्रमुख युद्ध था। इसके पश्चात ही भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। तो इसमें आप समझ गए कि मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई। 1526 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है पानीपत का युद्ध, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है और बाबर विजयी घोषित होता है। उसके पश्चात यहाँ पर भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बाबर का थोड़ा संक्षिप्त परिचय देखते हैं। कहाँ से था, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, इनके पूर्वज कौन थे। ठीक है, इसके बारे में तो चलिए। मुगल वंश के संस्थापक बाबर का शासनकाल सन 1526 ईस्वी से लेकर के सन 1530 ईस्वी तक चला। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो दो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इसका जो कार्यकाल था 1526 से 1530 ईस्वी तक चला और बाबर का जो पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको नहीं होगा तो कहीं आप एक कॉपी आपके पास यदि होगा तो उसमें आप नोट्स की तरह जो है इसको शॉर्ट जो है उसको लिखते जाएं। ठीक है, कि इसका शासनकाल कब से कब था, इसका पूरा नाम क्या था। इस तरह का यदि आप एक नोट्स बनाते हैं तो आपको फ़ायदा उसमें होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। तो दो चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका जन्म कब हुआ था, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को, और स्थान का नाम क्या था, फरगना में हुआ था। बाबर चगताई तुर्क था। और ये किस तुर्क था, किस तरह का, तो चगताई तुर्क इसको कहा जाता था। अपने पिता उमर शेख, इसके बाबूजी का नाम, पिताजी का नाम, फादर का नाम क्या था, उमर शेख था। और बाबर तैमूर का वंशज था। ठीक है, और उसके बाद अपनी माँ कुतलग निसा की ओर से चंगेज खां का वंशज था। तो ये दो वंशज से बिलोंग करता था। यदि इसके पिता उमर शेख की बात किया जाए तो तैमूर का वंशज था, और माँ के हिसाब से यदि देखा जाए तो चंगेज खां का वंशज था। आगे है 11 वर्ष की उम्र में सन 1494 ईस्वी में यह फरगना का शासक बना और 1508 ईस्वी में इसने कंधार पर विजय प्राप्त की। यहीं पर इसके पुत्र हुमायूं का जन्म हुआ। और यही जो हुमायूं है बाद में इसका जाकर के उत्तराधिकारी बनता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो ये इसका जन्म कब हुआ था, 14 फरवरी 1483 ईस्वी। 11 वर्ष की उम्र में 1494 ईस्वी में इसने क्या किया, फरगना का शासक बन गया और 1508 ईस्वी में कंधार पर विजय भी प्राप्त कर लिया। ठीक है, और उसी टाइम 1508 ईस्वी में इसका पुत्र का भी जन्म हुआ जिसका नाम था हुमायूं। ठीक है, आगे लिखता है कि बाबर कौन सी उपाधि लेना शुरू किया। हालांकि इसमें आपको एक ही चीज़ यही पूछा जाएगा कि बाबर ने कौन सी उपाधि जो है ग्रहण किया था। तो आपको एक ही बात यहाँ पे ध्यान रखना है, पातशाह की उपाधि इसने ध्यान रखा, मतलब कि जो है लिया था। ठीक है, क्या चीज़ का, पातशाह का। इसको सुल्तान भी कहा करते थे, जो मिर्जा की उपाधि देते थे, किंतु इसने पातशाह की उपाधि लेना शुरू कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत पर आक्रमण करने से पूर्व जो है बाबर ने किन किन स्थानों पर विजय प्राप्त किया था, यानी कि जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया इसके पहले कहाँ कहाँ युद्ध लड़ा, कहाँ कहाँ इसने विजय हासिल किया। तो देखिए भारत पर आक्रमण करने से पूर्व ये जो है
तीन स्थान पर, और भी स्थान थे लेकिन मुख्य रूप से तीन स्थान था, जिसमें से काबुल था, कंधार व समकद आदि पर विजय प्राप्त ये कर चुका था भारत पर आक्रमण करने से पहले। तो ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, कि भारत पर आक्रमण करने से पहले जो बाबर है वो किन किन स्थानों पर जो है अपना विजय प्राप्त कर चुका था। तो आपको ये तीनों जगह का नाम जो है राइट डाउन कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। या फिर आप कहीं हम जैसे आपको बताएं कि नोट्स बना लीजिए तो बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बाबर की आत्मकथा के बारे में। बराबर प्रश्न पूछा जाता है बाबर की आत्मकथा से। तो देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी और उसमें लिखा है, जब मैंने हिंदुस्तान विजित किया उस समय हिंदुस्तान में 5 मुसलमान शासकों तथा 2 काफिर बादशाहों का शासन था। क्या लिखता है अपनी आत्मकथा में, ठीक है, कि जब इसने हिंदुस्तान को जीता, हिंदुस्तान पर कब्जा किया, ठीक है, उस टाइम हिंदुस्तान में 5 मुसलमान शासक थे और 2 काफिर, उसके हिसाब से जो उसकी लिखावट है उसके हिसाब से, और 2 काफिर बादशाहों का शासन था। और बाबर के अनुसार 5 जो मुसलमान राज्य था, वो आपको राज्य का भी थोड़ा ध्यान में रखना है, जैसे हो गया दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मालवा और बंगाल, और 2 जो काफिर राज्य था उसके हिसाब से वो था विजयनगर और मेवाड़। तो ये जब उसने भारत को जीता था उस टाइम ये 7 जो है शासक शासन कर रहे थे 7 जगहों पर, समझ गए। चलिए आगे है कि पानीपत की लड़ाई से पहले बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो भी हम लोग पढ़ेंगे, पानीपत के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके जितने भी युद्ध है उसके बारे में भी हम लोग प्रमुख युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल देखते हैं कि पानीपत की लड़ाई लड़ने से पहले इसने भारत पर जो है टोटल 4 बार आक्रमण किया था, ठीक है। डिटेल में चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। पानीपत की लड़ाई से पहले भारतीय क्षेत्रों पर बाबर ने 4 बार आक्रमण किया था। बाबर जो भारत आया था वो खैबर एक दर्रा था, ठीक है, खैबर दर्रे से होकर आया था, और सबसे पहली बार इसने 1519 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। यहाँ आपको 3 प्रश्न को याद रखना है। कौन कौन सा, कि भारत पर आक्रमण करने से पहले इसने जो है, यानी कि पानीपत की लड़ाई होने से पहले इसने जो है भारत पर कितने बार आक्रमण किया, तो टोटल 4 बार। यह भारत जो आया वो किस रास्ते से आया, तो खैबर का दर्रा से होकर के आया, और इसने पहली बार जो भारत पर आक्रमण किया वो कब किया, तो 1519 ईस्वी में किया, समझ गए। तो इन प्रश्नों को आप शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि बाबर के जो प्रमुख युद्ध थे उनमें से कौन कौन से युद्ध जो है इसमें प्रमुख थे, ठीक है। तो प्रमुख इसके 4 युद्ध थे, चारों युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पानीपत का बहुत बार चर्चा हो रहा है इसलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए पानीपत के युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पानीपत से देखिए बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, किन के बीच लड़ा गया, कब लड़ा गया, कौन जीता, कौन हारा। तो इन सारे प्रश्नों का आंसर अभी आपको इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पानीपत का युद्ध भारत में इसे लाहौर के गवर्नर और इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां ने अपने पुत्र बिलावल खां और बहलोल लोदी के पुत्र आलम खां को बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित करने के लिए भेजा गया। कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि राणा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो यहाँ पर इस नोट्स के हिसाब से ये पता चलता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया गया, बुलाया गया, तब ये भारत आया और भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। तो यहाँ किसने किसने बुलाया ये भी यहाँ पे आपको मिल गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने अपने 12,000 सैनिकों के सहयोग से इब्राहिम लोदी की सेना को बहुत बुरी तरह से परास्त किया। कितने सैनिकों की मदद से, 12,000 सैनिक थे, किसके पक्ष में, बाबर के पक्ष में, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि इब्राहिम लोदी की जो सेना थे इसको बुरी तरह से क्या किया, परास्त कर दिया, ठीक है। और इस युद्ध में उसने अपनी प्रसिद्ध तलगुमा नीति का प्रयोग किया। ये अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम रोकना चाहते हैं, इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है, कौन सा नीति का इसने प्रयोग किया था, तो तुलगुमा नीति का इसने प्रयोग किया। इसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा आगे बताएंगे इस चीज़ को, ठीक है। और इसने क्या किया, उसी युद्ध में तोप खाने का भी इसने प्रयोग किया। और इस युद्ध की खुशी में बाबर ने काबुल वासियों को एक एक का सिक्का उपहार में दिया। अपनी इस उदारता के कारण बाबर को कलंदर का उपाधि यहाँ पर मिल गया। तो इसने इस युद्ध को जीतने के लिए 2 नीति को अपनाया, पहला कि तोपखाना और दूसरा इसमें तुलगुमा युद्ध नीति को अपनाया, जिसमें 12,000 सैनिक इसके थे। और इसने क्या किया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और उस खुशी में इसने क्या किया, सिक्का जो है उपहार में दिया, और वहीं पर इसको कलंदर का उपाधि मिला। तो इन सारे प्रश्नों को आप नोट्स में लिख लीजिएगा। आगे चलिए, अपनी विजय के बाद बाबर ने 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में मुगल वंश के संस्थापक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया।
अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि दिल्ली में इसने जो अपना स्थापना किया, अपना साम्राज्य का स्थापना किया, उसका डेट पूछा जाता है। तो डेट क्या है? 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली में मुगल वंश का स्थापना हो गया और संस्थापक कौन बना? बाबर बना। ठीक है, इसने अपना राज्याभिषेक करवा लिया। पूछा जाएगा कि बाबर ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? तो 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को करवाया। आगे देखिए, पानीपत के युद्ध के समय भारत की राजनीतिक शक्ति अफगानों और राजपूतों में बटी थी। जब पानीपत का युद्ध हुआ उसमें भारत की जो राजनीतिक शक्तियाँ थी वो दो तरह के थे, एक अफगान थे और दूसरे में राजपूत थे, और ये बंटे हुए थे। ठीक है, इस राजनीतिक शक्ति पर अधिकार के उद्देश्य से बाबर ने खानवा और घाघरा का युद्ध भी लड़ लिया। ठीक है, तो 4 युद्ध के बारे में भी हम लोगों ने देखा। पानीपत का अगला आता है खानवा, घाघरा और चंदेर का युद्ध, तो इसके बारे में भी हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे तोपखाने का प्रयोग किया गया और तुलगुमा नीति का भी प्रयोग किया गया था। तो तुलगुमा नीति आखिर है क्या? तो देखिए, तुलगुमा नीति में क्या था कि इसके अंतर्गत जो सेनाएं थे वो 3 ओर से आक्रमण करते थे, यानी एक व्यक्ति यहाँ पे है तो 3 ओर से इसके ऊपर आक्रमण किया जाता था। ठीक है ना, तो इसी को तुलगुमा नीति यहाँ पर कहा जाता था। समझ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं खानवा का युद्ध के बारे में। तो पहला युद्ध पानीपत का था, दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध है। ठीक है, और इसको भी हम आपको ट्रिक के माध्यम से बता देंगे कि इसका जो प्रमुख युद्ध था जो बाबर का, उसको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक, उसको आप आराम से याद रखिएगा। एक बार हम आपको बता देंगे, अब फिर ज़िंदगी में कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले देखिए, खानवा का युद्ध जो हुआ था 16 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में हुआ था। इस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। यहाँ पर आपको 3 प्रश्न याद रखना है कि खानवा का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था कब? 16 मार्च 1527 ईस्वी में। किनके बीच में लड़ा गया? बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। ठीक है, और इस युद्ध में विजयी कौन रहा? तो बाबर विजयी रहा, और विजयी होने के बाद इसने कौन सा उपाधि धारण किया? गाजी का उपाधि धारण किया। समझ गए? चलिए अब आता है चंदेरी का युद्ध। ठीक है, तो देखिए चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया? 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर और चंदेरी के शासक मेघनी राय के बीच में हुआ, और युद्ध में बाबर विजयी रहा। इसमें भी 3 प्रश्नों को आपको उसी तरह से याद रखना है। कौन कौन सा? कि युद्ध का डेट आपको याद रखना है, 29 जनवरी 1528 को हुआ। किसके बीच में? बाबर और चंदेरी के जो शासक था मेघनी राय, उसके बीच में। और इस युद्ध में कौन विजयी रहा? बाबर विजयी रहा। तो आपका चंदेरी का युद्ध यहाँ पे समाप्त होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं घाघरा का युद्ध। ठीक है, देखिए घाघरा का युद्ध जो है, यहाँ पे घाघरा का युद्ध में घग्गर जो बिहार नदी के तट पर बाबर ने अफगानों को पराजित किया, और मध्यकाल का यह पहला युद्ध था, जल और थल दोनों में लड़ा गया था, और ये बाबर द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई भी थी। ठीक है, तो घाघरा का युद्ध के बारे में देखिए, ये जो युद्ध था घग्गर नदी के किनारे लड़ा गया था, जो बिहार में स्थित था। बाबर ने अफगानों को पराजित किया था। बाबर ने क्या किया? अफगान को पराजित कर दिया, और यह मध्यकाल का पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों जगह में लड़ा गया था। जमीन में भी लड़ा गया और पानी में भी लड़ा गया। पानी में लड़ने का कारण क्या था? घग्गर नदी के किनारे लड़ा जा रहा था, और यह बाबर द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। ठीक है, तो देखिए पानी, यहाँ पे हम आपको जो है कौन कौन सा युद्ध कब कब हुआ इसको याद रखने का, जैसे कि हम आपको बता रहे थे, ट्रिक बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो देखिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि 26 में बाबर ने पानी पिया। ठीक है, यानी कि पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा गया। उसके बाद 27 में बाबर ने खाना खाया। ठीक है, तो खानवा का युद्ध 27 में हो गया। ठीक है, उसके बाद 28 में आपका चंदेरी का युद्ध हुआ। ठीक है, तो चंदेरी का युद्ध मैंने 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में ये चांद पर गया चंदेरी का युद्ध, और फिर क्या है कि 29 में ये युद्ध हुआ घाघरा का युद्ध। तो ये घाघरा मतलब घर, और चांद पर गया और ये फिर रिटर्न आ गया। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट हमारा आता है बाबर की अन्य रचना कौन कौन सी थी। तो देखिए बाबर की जो अन्य रचना थी, जिसमें से तुजु के बाबरी है, बाबर ने इसकी तुर्की में रचना की थी। बाबर की इस रचना को अकबर ने अब्दुल रहीम खाना के द्वारा तुर्की से फारसी भाषा में रूपांतरित कराया था। तो इसकी रचना कौन सी थी? तुजु के बाबरी, इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग पढ़ते हैं बाबर की संतानों के बारे में। तो देखिए बाबर के टोटल यहाँ पे 4 पुत्र थे, जिसमें चारों पुत्र का नाम आपको पूछा जा सकता है कि हुमायूं जो इसका उत्तराधिकारी बना, अस्करी, कामरान और हिंदाल थे। वह इसकी एक पुत्री थी गुलबदन बेगम। गुलबदन की बेगम के बारे में भी आपको हम थोड़ा सा यहाँ पे बता देंगे। देखिए गुलबदन बेगम के बारे में क्या है कि गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, और उसने हुमायूं नामा की रचना की थी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि हुमायूं नामा जो ग्रंथ है, जो किताब है, उसको किसने लिखा था?
तो गुलबदन बेगम के द्वारा इसको लिखा गया था, जिसमें क्या लिखा इसने, आधे हुमायूं के बारे में लिखा और आधे में बाबर का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो दोनों में मिलता है, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था हुमायूं नामा। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए एक आपका मतलब कि विद्वान था जिसका नाम था लेनपुल, और उसने कहा, क्या कहा था कि बाबर एक सैनिक था, साम्राज्य का निर्माता नहीं था। ठीक है, और इसने बहुत बड़ा शब्द कहा था कि बाबर क्या था, एक सैनिक था, साम्राज्य का निर्माता नहीं था। चलिए आगे हम लोग इसके बारे में, इसकी जो डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, उसके बारे में देखते हैं कि 26 दिसंबर सन 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई और उसे काबुल में दफनाया गया। तो इसकी मृत्यु कब हुई, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को, और मरने के बाद इसको कहाँ पे दफनाया गया, काबुल में दफनाया गया था। और बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो बाबर का बड़ा पुत्र कौन था, हुमायूं था। ठीक है, जिसकी जन्म कब हुई थी, 1508 ईस्वी में हुई थी। और इसमें हम लोगों ने क्या किया, टोटल डिटेल जितने भी प्रश्न इससे बन सकते थे पूरे को हम लोगों ने इसमें कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो है ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी इसको देखें और कोई भी देखें तो ये प्रश्न आपका बाबर से संबंधित जो है बिल्कुल ना छूटे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर किसी दूसरे वीडियो में। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद आरके को। धन्यवाद।